साथ वेतन और पेंशन लेते हैं। वेतन और पेंशन साथ लेना नियम के विरुद्ध है, खिलाफ है। आरजेडी के नेता भोला यादव का नाम इसमें है, बीजेपी के सतीश चंद्र दुबे का नाम है, विजेंद्र प्रसाद यादव, उपेंद्र कुशवाहा, देवेश चंद्र ठाकुर, ललन सर्राफ का नाम और साथ ही साथ पूर्व मंत्री नीतीश मिश्रा और संजय सिंह के भी नाम इसमें शामिल हैं। तो आरटीआई की रिपोर्ट में ये बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। वेतन और पेंशन एक साथ मंत्री ले रहे हैं, जो नियम के विरुद्ध है, नियम के खिलाफ है। अगर आपको वेतन मिल रहा है तो आप पेंशन के अधिकारी नहीं हैं, और अगर आप पेंशन ले रहे हैं तो आपको वेतन नहीं मिल सकता है। लेकिन इस नियम के खिलाफ, इसके विरुद्ध जाकर आरजेडी के नेता भोला यादव का नाम इसमें शामिल है, जिन्हें वेतन और पेंशन दोनों मिल रहा है। बीजेपी के सतीश चंद्र दुबे का नाम शामिल है, विजेंद्र प्रसाद यादव का नाम शामिल है, उपेंद्र कुशवाहा, देवेश चंद्र ठाकुर, ललन सर्राफ का नाम भी इसमें शामिल है। और देखिए इस पूरी खबर के अधिक जानकारी के साथ न्यूज 18 संवाददाता रवि एस नारायण हमारे साथ इस वक्त लाइव जुड़ रहे हैं। सीधे रवि का मैं रुख करूंगी। रवि, क्या जानकारी है? ये बहुत बड़ा खुलासा हुआ है आरटीआई की रिपोर्ट में। क्या कह रही है आरटीआई की रिपोर्ट? There has been some measures. उसमें जो नाम के खुलासे हुए हैं वो बेहद चौंकाने वाले हैं। वेतन और पेंशन दोनों जो है वो एक साथ जो है वो नेता ले रहे हैं। इसमें जानकारी मांगी गई है कि कौन कौन से जो नेता हैं वो पेंशन ले रहे हैं। जिन लोगों के नाम हैं वो लगभग 8 नाम सामने आए हैं। उसमें जो भोला यादव हैं आरजेडी के, उनका नाम है। उपेंद्र जो कुशवाहा हैं वो हैं, देवेंद्र चंद्र ठाकुर है, सतीश चंद्र दुबे हैं, नीतीश मिश्रा हैं, और उसके बाद विजेंद्र यादव जो हैं, जो मंत्री अभी हैं, संजय सिंह, ललन सराफ, इन तमाम नाम हैं। चौंकाने वाली बात यह है कि तमाम लोग अभी मौजूद है सदन में और ये वेतन के साथ साथ पेंशन भी ले रहे हैं। लेकिन आपको बताएं कि इसके जो तमाम मामले सामने आए हैं उसके बाद उपेंद्र कुशवाहा ने अपना बयान जारी किया है सोशल मीडिया पे। उनका कहना है कि उन्होंने पेंशन तो लिया है, लेकिन पेंशन तब लिया है जब वो सदन में सदन के जो है वो मेंबर सदस्य नहीं थे। जब सदन के सदस्य रहते हुए वेतन और पेंशन दोनों एक साथ नहीं लिया है। जब पेंशन लिया है उस समय सदन के सदस्य नहीं थे, उनका कहना है उपेंद्र कुशवाहा का। साथ साथ नीतीश मिश्रा का भी मामला जो है वो सामने आया है। उन्होंने पत्र लिखा विभाग को और विभाग से जानकारी मांगी। पता चला है कि 8 नवंबर 2015 से लेकर के जो दिसंबर है 2 महीने का जो पेंशन है लगभग 67,000 रुपये जो है उनके खाते में जो है वो भुगतान हुआ है। उनका भी कहना है कि ये पेंशन जो है उनके खाते में जरूर आया है, लेकिन वेतन और पेंशन दोनों एक साथ नहीं आया है, ये इनका कहना है। लेकिन जो आरटीआई में जो मामले आए हैं उनमें पता चला कि कौन कौन से लोग ये लगातार पेंशन ले रहे हैं। तो इन तमाम लोगों की सूची है। हालांकि वेतन और पेंशन दोनों एक साथ लेना जो है वो बेहद नियम के खिलाफ है और एक ढंग से कहें तो गैर कानूनी है। कोई भी व्यक्ति अगर वेतन ले रहा है उस समय पेंशन कैसे ले सकता है, क्योंकि पेंशन की राशि जो है वो सदन में रहते हुए काफी ज्यादा हो जाती है। तो यही सब सवाल जो है वो खड़े हुए हैं कि आखिर वेतन के साथ साथ पेंशन आखिर कैसे ले सकते हैं लोग। जी चलिए और रवि, हम आपसे और भी जानकारी लेंगे। हमारे साथ इस वक्त राजनीतिक विश्लेषक जुड़े हुए हैं, संजय जी हमारे साथ हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका न्यूज 18 पर। और सवाल यही है कि ये जो नियम है ये कुछ और कह रहा है, और इसमें वेतन और पेंशन दोनों एक साथ मिलना नियम के कितना विरुद्ध है और नियम क्या कहता है, इसकी विस्तृत जानकारी हमें दें। नहीं, ये नियम जो है वो कहता है कि आप एक साथ दोनों नहीं ले सकते हैं। मतलब कि अगर आप पेंशन ले रहे हैं तो फिर वेतन के लिए अधिकृत नहीं है, और वेतन ले रहे हैं तो पेंशन आप नहीं ले सकते हैं। लेकिन अगर कुछ लोग ऐसा कर रहे हैं, आरटीआई एक्टिविस्ट हैं प्रकाश राय, उन्होंने आरटीआई से मांगा था और आरटीआई ने ही उनको 2 दिसंबर 2025 को जो जानकारी दी, इसके बाद चीजें निकल करके आई कि किस तरह से कुछ लोग जिनका नाम अभी बता रहे थे, सतीश चंद्र दुबे से लेके विजेंद्र यादव,
देवेश ठाकुर, ललन सराफ, नीतीश मिश्रा, संजय सिंह, भोला यादव। छोटी सी जानकारी आपसे ये भी लेना चाहूंगी कि आरटीआई का नियम क्या कहता है। राइट टू इंफॉर्मेशन हम जानते हैं, लेकिन इसके तहत कैसे आगे फाइल देनी होती है और कैसे आप जानकारी निकाल सकते हैं? नहीं, देखिए, नियम तो कोई भी आरटीआई एक्टिविस्ट होगा वो विभाग से जानकारी ले सकता है जी। जो कोई व्यक्ति अगर है वो एक आरटीआई एक्टिविस्ट एप्लीकेशन देता है, और ये तो अधिकार मिल गया है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है किसी भी व्यक्ति को। आप भी अगर आरटीआई से कोई जानकारी मांग सकते हैं तो एक टाइम फ्रेम में वो जानकारी आपको देना है। वो विभाग आपको जानकारी से वंचित नहीं रखेगी, वो जानकारी देगी। तो आरटीआई एक्टिविस्ट ने ही जानकारी मांगी थी कि क्या जो लोग हैं जो अब विधायक बन गए हैं, लोकसभा के सदस्य बन गए हैं, क्या उनके पेंशन की राशि जारी है या उनकी पेंशन की राशि बंद कर दी गई। तो जो वहां से जानकारी मिली उसमें ये बात निकल करके आई कि नहीं, पेंशन की राशि भी उनको मिल रही है। तो फिर वो दोनों के लिए अधिकृत कैसे हो गए? जब कोई एक ही राशि ले सकते हैं, और वो तो माननीय है ना, वो तो कानून बनाते हैं, लेजिस्लेचर उनको कहा जाता है, लॉ मेकिंग बॉडी है। तो लॉ मेकिंग बॉडी के खाते में अगर इस तरह के पैसे, हालांकि उपेंद्र कुशवाहा ने डिनाई किया, कहा कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, जब मैं किसी पद पर नहीं था तो मेरे खाते में केवल पेंशन आते थे। लेकिन सर, जानकारी तो ये भी है कि इसके लिए किसी तरह का कोई निर्धारित कानून नहीं है। अगर कानून ना हो तो, हालांकि ये नियम के विरुद्ध है, खिलाफ है, तो क्या इन लोगों पर, अगर ये सत्य है जो रिपोर्ट सामने आई है, तो उन पर किस तरह की कार्रवाई की जा सकती है? नहीं, नियम तो है, नियम है, उसमें ये बात भी बताया गया है। जैसे बहुत सारे लोग कॉलेज में टीचर होते थे, अगर उनके पास कॉलेज में अधिक पैसे उनको मिल रहे हैं, बतौर वो रीडर के पद पर हैं या प्रोफेसर के पद पर हैं, और फिर बाद में वो किसी सदन के सदस्य चुने हुए गए, यहाँ वेतन कम है, तो उनको वहां डिसाइड करना है कि आप कॉलेज का वेतन लेना चाहते हैं, यूनिवर्सिटी का वेतन लेना चाहते हैं, या वेतन आप लेना चाहते हैं जो सदन के सदस्य हैं उसका, वहां पर है। लेकिन ऐसा तो नियम है ही कि आप वेतन और पेंशन एक साथ कैसे ले सकते हैं, ऐसा तो कोई प्रोविजन नहीं है। अगर आपको वेतन मिल रहा है तो फिर पेंशन नहीं आपको मिलेगी, और अगर आप पेंशन ले रहे हैं तो फिर वेतन के लिए अधिकृत नहीं होंगे। बिल्कुल नियम है, ऐसा नहीं है कि ये नियम की जानकारी नहीं है। इसी वजह से तो जेडीयू के एक वरिष्ठ प्रवक्ता ने कहा भी कि ये अधिकारियों की गलती से ऐसा हुआ है। तो अब इस पूरे मामले में सर एक्शन किस पर होगा? वेतन और पेंशन जो साथ ले रहे हैं उन पर होगा, या अधिकारी जो उनके वेतन और पेंशन को एक साथ जारी कर रहे थे उन पर होगा? नहीं, ये तो अधिकारियों की जिम्मेवारी बनती है ना कि वो कैसे जारी कर दे रहे हैं जी। अगर उनको पता है कि जिनको पेंशन मिल रहा है वो अब वेतन भी उनके खाते में जा रहा है, तो ट्रेजरी को तो इसकी जानकारी जरूर होगी, और जो भी अधिकारी इसको डील करते होंगे तो एक ही व्यक्ति के खाते में वो पेंशन भी डाल रहे हैं, उन्हीं के खाते में वेतन भी डाल रहे हैं। तो हम समझते हैं कि सबसे पहले तो उनसे पूछा जाएगा कि जब वो व्यक्ति के बारे में, जब उनका वेतन आप उनके अकाउंट्स में डाल रहे हैं, फिर पेंशन की राशि को आप कैसे कंटिन्यू किए हुए हैं, पहले तो सो कॉज उन्हीं से पूछा जाएगा कि ये कैसे। उसके बाद उनसे भी पूछा जाएगा कि क्या आप दोनों राशि का लाभ उठा रहे थे और आपको इस बात की जानकारी नहीं थी जी। कि पेंशन। चलिए संजय जी, हम आपसे आगे भी बातचीत करेंगे और पूरी जानकारी लेंगे, लेकिन इससे बीच आरटीआई के खुलासे के बाद राजनीतिक बयानबाजी का दौर भी जारी है। पहले वो रिएक्शन अपने दर्शकों को सुनवा देते हैं। वेतन और पेंशन कोई अनैतिक लाभ नहीं है, बल्कि कानूनन अधिकार है। देश में जो भी माननीय सदस्य पेंशन प्राप्त कर रहे हैं वह उनके पूर्व कार्यकाल की सेवा का वैधानिक हक है, और वर्तमान में जो वेतन मिलता है वह सक्रिय जनप्रतिनिधि होने की जिम्मेदारियों के साथ जुड़ा हुआ है। यह दोनों चीजें पूरी तरह नियमों और संवैधानिक प्रावधानों के तहत दी जाती है। जिस व्यवस्था को देश की संसद और विधानसभाओं ने खुद तय किया है उसी का पालन हो रहा है। इसमें किसी प्रकार की अनियमितता या गलत लाभ लेने का सवाल ही नहीं उठता। वेतन के साथ साथ पेंशन लेना नियमानुकूल है कि नहीं, ये जांच का विषय है। फौरी तौर पर किसी पर आरोप लगा देना, चूंकि वो सभी लोग भाजपा के ही लोग हैं तो मैं आरोप लगा दूं, मुझे उचित नहीं लगता। अगर नियमानुकूल है तो फिर किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए, और अगर नियमानुकूल नहीं है तो फिर रिकवरी की प्रक्रिया भी शुरू करनी चाहिए। ये नहीं कि चूंकि भाजपा के लोग हैं, देश को लूट रहे हैं, तो रिकवरी ना हो। माननीय विधायक, माननीय सांसद वेतन भी उठा रहे हैं, पेंशन भी उठा रहे हैं,
और इस संबंध में जो आरटीआई से जानकारी प्राप्त हुई है उसी के आधार पर सारे मामले सामने आए हैं। इस मामले पर तथ्यात्मक रूप से जांच होनी चाहिए और जो भी इस मामले में इस तरह के कृत्यों में शामिल हैं उनको कहीं ना कहीं ये बात स्पष्ट करना चाहिए। और देखिए संजय जी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, राजनीतिक विश्लेषक, उनका एक बार मैं फिर से रुख करना चाहूंगी। संजय जी, राजनीतिक दलों की प्रतिक्रिया आपने सुनी होगी, अब इस पर क्या हम समझ सकते हैं? राजनीतिक दलों की तरफ से भी यही कहा जा रहा है कि जो नियमानुसार हो वैसी ही कार्रवाई आगे की जानी चाहिए। अब तो मैं तो बता ही रहा हूं कि नियम तो यही कहता है कि जब आपके खाते में, आपके अकाउंट्स में वेतन की राशि जाने लगी तो फिर पेंशन की राशि कैसे आपके खाते में जाएगी? और अगर आप पेंशन की राशि ले रहे हैं, वेतन को आप रिफ्यूज कर रहे हैं कि नहीं हमें वेतन नहीं चाहिए, हम बस पेंशन को ही। के नेता ये भी कह रहे हैं सर कि रिकवरी भी की जानी चाहिए, अगर ये गलत है तो रिकवरी का क्या प्रोसेस हो सकता है, क्या किया जा सकता है? नहीं, रिकवरी का तो प्रोसेस है कि उनको एक पहले नोटिस किया जाएगा कि आप, अब तो वो अधिकारी बताएंगे ना कि हमारी गलती से आपके खाते में दोनों राशि चली गई, पेंशन की राशि भी हमने आपके खाते में डाल दी और हमने आपके खाते में ये वेतन भी, और उसमें जो माननीय है वो कहेंगे कि मेरी जानकारी में नहीं है, मुझे नहीं पता था कि हमारे खाते में पेंशन की राशि भी डाली जा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए। आपने बहुत सारी जानकारी हमारे साथ साझा की। तो ये खबर हम आपको बता रहे थे, आरटीआई के तहत ये खबर, ये रिपोर्ट निकलकर सामने आई है कि नीतीश मिश्रा, संजय सिंह जैसे तमाम बड़े नेताओं की तरफ से ये रिपोर्ट में बात सामने आई है कि ये नेता पेंशन और वेतन एक साथ ले रहे थे। बढ़ते आगे, कांग्रेस विधायक दल का नेता तय नहीं हुआ है, अब तक नाम नहीं तय कर पाई है कांग्रेस। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। विधानसभा में कांग्रेस के 6 विधायक, शीतकालीन सत्र खत्म, लेकिन नाम अब तक तय नहीं हुआ है। आला कमान पर फैसला लेने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। कांग्रेस विधायक दल का नेता तय नहीं, अब तक नाम नहीं तय कर पाई है कांग्रेस। विधानसभा में कांग्रेस के 6 विधायक हैं, शीतकालीन सत्र खत्म हो गया लेकिन नाम तय नहीं हो पाया है। और देखिए इस पूरी खबर की अधिक जानकारी के साथ न्यूज़ 18 संवाददाता रवि एस नारायण लगातार हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। रवि, क्या वजह हो सकती है कि कांग्रेस विधायक दल का नेता अब तक तय ही नहीं हो पाया है? शीतकालीन सत्र भी विधानसभा का खत्म हो गया लेकिन बावजूद इसके अब तक नाम तय नहीं हुआ है। देखिए, इससे समझा जा सकता है कि कांग्रेस जो है फिलहाल कितनी कमजोर है और आपसी जो अंदरूनी गुटबाजी है, आंतरिक कलह जो है वो किस तरह की है। कि यहाँ पे जिस तरीके नतीजे सामने आए हैं वहाँ पे समीक्षा जो है वो लगातार चल रही है और लगातार जो चुनाव हुए हैं उसमें अपने ही नेताओं के खिलाफ में लोगों ने सवाल खड़ा किया है। यही कारण है कि सिर्फ 6 विधायक कांग्रेस के जीत करके आए। शीतकालीन सत्र शुरू हुआ, शीतकालीन किसी भी सत्र की जब शुरुआत होती है उसमें किसी भी पार्टी का विधायक दल का नेता होना जरूरी है, क्योंकि वही विधायक दल का जो नेता है वो तमाम विधायकों के तरफ से विधानसभा अध्यक्ष से बातें करता है, अपनी जो मांगे हैं वो विधानसभा अध्यक्ष तक पहुंचाता है। लेकिन पूरा शीतकालीन सत्र जो है वो खत्म हो गया, कांग्रेस का अभी तक विधायक दल का नेता नहीं चुना गया है। आपको बता दें कि विधानसभा सत्र जब शुरुआत हो रही थी उसके एक दिन पहले प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम और कृष्णा अल्लावरू जो बिहार के प्रभारी हैं, दोनों ने मिलकर के बैठ के बातें की थी तमाम विधायकों के साथ, लेकिन बावजूद एक नाम पर सहमति नहीं बन पाई और उसके बाद इन लोगों ने जो आला कमान है उस पर सौंप दिया है कि वो जो है वो फैसले लेगी। अब आला कमान की तरफ से निर्देश जारी होगा कि आखिर विधायक दल का नेता कौन होगा। ये पहली बार ऐसा है कि विधायक दल का नेता चुनने के लिए भी आला कमान का जो है हस्तक्षेप हो रहा है। रवि, अगर हम विधानसभा चुनाव के रिजल्ट की बात करें तो संख्या बल के आधार पर भी कांग्रेस काफी कमजोर नजर आई और अब जब ये पार्टी के भीतर की तस्वीर निकलकर सामने आ रही है तो जाहिर तौर पर ये पार्टी को और भी ज्यादा उसकी छवि को खराब कर रही है और इसका क्या असर कांग्रेस पर पड़ेगा आने वाले दिनों में? जो और इससे देखिए एक ढंग की जो सदन में है वो पार्टी जो है वो बेहद कमजोर नजर आएगी। अभी आने वाले कुछ दिनों में जो है वो नए साल में बजट सत्र होना है। बजट सत्र में कांग्रेस के तरफ से जो है वो अगर मजबूती से अपनी बातें रखनी हो विधायक दल का नेता होना जरूरी है। तमाम जो गठन अभी होंगे विधानसभा में, जो आयोग हैं
उसमें अगर जो बात अगर कांग्रेस की तरफ से रखी जाएगी उसमें विधायक दल के नेता की तरफ से रखा जाएगा। लेकिन अगर विधायक दल का नेता ही नहीं अगर चुना गया तो कांग्रेस की जो स्थिति है सदन में और सदन के बाहर, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया प्लेटफॉर्मों रवि हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। तो ये खबर आपको बता रहे थे, कांग्रेस विधायक दल का नेता अब तक तय नहीं हो पाया है। कांग्रेस की यह स्थिति देख करके बिल्कुल दया आती है कि मात्र 6 विधायक होने के बावजूद भी वह पार्टी अपने विधायक दल का नेता नहीं चुन पा रही है बिहार में। यह कांग्रेस की नेतृत्वहीनता और दिशाविहीनता को दर्शाता है किस तरह से राहुल गांधी कांग्रेस को समेटकर एक साथ लेकर चलने में पूरी तरह से विफल रहे हैं। यह कांग्रेस की विफलता है। बिहार की जनता ने तो पहले ही इन्हें नकार दिया, अपना फैसला इनको सुना दिया। जो बचे खुचे हैं वह विधायक भीड़ के दल से जल्द ही छोड़कर कहीं और जाने वाले हैं, भागने वाले हैं। कांग्रेस की बड़ी चिंता रहती है आप लोगों को, धन्यवाद इसके लिए। लेकिन कभी कभी भाजपा की भी चिंता किया कीजिए। देश चला रही है वो पार्टी, उसके पास ईडी है, सीबीआई है, देश में हुए तमाम बड़े घोटालों के पैसे हैं, तमाम बड़े घोटालेबाज उसके साथ हैं। बस एक राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं मिल पा रहा है भाजपा को। 2.5 सालों से सर्च ऑपरेशन चल रहा है राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए, तो कभी कभी उनकी चिंता भी कर लीजिए। देखिए, जहां तक कांग्रेस विधायक दल के नेता के चयन का मामला है, ये कांग्रेस पार्टी का आंतरिक मामला है और इस संबंध में कांग्रेस पार्टी के नेतृत्वकर्ता ही स्पष्ट करेंगे कि आखिर क्यों कांग्रेस विधायक दल के नेता का चयन नहीं हुआ है और किन कारणों से उनके नाम सामने नहीं आ रहे। बढ़ते आगे, पटना से बड़ी खबर आ रही है। परीक्षा माफिया संजय कुमार प्रभात गिरफ्तार हो गए हैं। ईओयू की विशेष टीम ने गोला रोड से अरेस्ट कर लिया है। आरोपी को न्यायिक हिरासत में भेजा गया। बीपीएससी टीआरई 3 परीक्षा के पेपर लीक से जुड़े मामले में एक्शन लिया गया है। आरोपी संजीव मुखिया गिरोह का सक्रिय सदस्य है। संजय पहले भी परीक्षा लीक मामलों में आरोपी रह चुका है। इस मामले में अब तक कुल 289 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है। बाकी आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी जारी है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पटना से परीक्षा माफिया संजय कुमार प्रभात गिरफ्तार हो गए। संजीव मुखिया गिरोह का सक्रिय सदस्य है। परीक्षा माफिया संजय प्रभात कौन है, इसकी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। पेपर लीक मामले में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का आरोप इस पर लगा है। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। यही है संजय प्रभात जिसको अरेस्ट किया गया है। टीआरई 3.2 शिक्षक भर्ती परीक्षा के पेपर लीक मामले का ये मुख्य आरोपी है। अभ्यर्थियों से 1 लाख रुपए तक की वसूली का आरोप इस पर लगा है। संजय प्रभात की जानकारी हम आपको दे रहे हैं। प्रश्न पत्र लीक कराने के लिए ये कुख्यात रहा है और परीक्षा माफिया संजय प्रभात कई वर्षों से बिहार, झारखंड, अन्य राज्यों में सक्रिय रहा, यही काम कर रहा था। शेखपुरा के बरबीघा से निर्दलीय चुनाव भी लड़ा है। तो देखिए, राजनीति में भी एक्टिव रहा है और परीक्षा माफिया की फिलहाल गिरफ्तारी की खबर आई है और गोला रोड से इसकी गिरफ्तारी की गई है। संजय कुमार प्रभात गिरफ्तार हो चुके हैं, अरेस्ट हो गए हैं। और देखिए, आज बिहार में चालक सिपाही भर्ती की लिखित परीक्षा चल रही है। इसे पारदर्शी और निष्पक्ष तरीके से कराने के लिए दिशा निर्देश लागू किए गए हैं। पटना में 32 परीक्षा केंद्रों पर परीक्षा शुरू हुई, जिन्हें 17 जोन में बांटा गया। बिहार के अलावा राजस्थान, उत्तर प्रदेश समेत कई राज्यों में छात्र वहां पर परीक्षा देने के लिए पहुंचे हुए हैं। अलग अलग राज्यों से भी छात्रों के पहुंचने की खबर सामने आ रही है। चालक सिपाही की आज लिखित परीक्षा है और पूरे पटना में 32 सेंटर बनाए गए हैं और इस पूरे चालक जो सिपाही की परीक्षा है इसे पूरे पारदर्शी ढंग से और निष्पक्ष ढंग से करने के लिए काफ़ी सख्ती जो है वो बरती गई है और कई दिशा निर्देश जो हैं वो जारी किए गए हैं। और ये जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कि यहाँ पे जो मिलर स्कूल है वहाँ पे भी सेंटर हैं और तमाम जो सिपाही के जो उम्मीदवार हैं वो यहाँ पे पहुँचे हैं और अपना रोल नंबर देख रहे हैं। सुबह 8:30 बजे से यहाँ पे जो है एंट्री शुरू होगी और उसके बाद यहाँ पे जो परीक्षा है इनकी लिखित वो शुरू की जा रही है। तो जो लोग आए हैं, कहाँ से आए हैं आप? लखीसराय डिस्ट्रिक्ट से आए। अच्छा, लखीसराय से। जी सर। कब चले थे? सुबह 1 बजे। इस परीक्षा लोग लेकर के कितनी तैयारी है? जी सर, तैयारी। और यहाँ पे कहा गया है कि किसी भी ढंग से ब्लूटूथ या कुछ भी लेकर के नहीं आना है। जी हाँ, है ना? एडमिट कार्ड पहले ही मेंशन कर दिया गया है, किसी चीज को मतलब इलेक्ट्रिक गाड़ी कोई भी लेके नहीं आना, कोई भी इलेक्ट्रिक जो है नहीं लेके नहीं आना है। देश भर के दूसरे राज्यों से पहुंचे हैं और इन्हें उम्मीद है कि यहाँ पे चालक की जो सिपाही भर्ती की परीक्षा है उसमें वो सफल होंगे
और उसकी तैयारियां जो हैं वो पूरी हैं। यहाँ पे तमाम मजिस्ट्रेट जो हैं वो लगाए गए हैं और किसी भी ढंग के कोई भी गैजेट्स जो है वो ले जाने से पाबंदी है। कैमरा पर्सन दीपक के साथ रवि एस नारायण, न्यूज़ 18 पटना।